Hello dear students, welcome back to the channel. In this video, I am going to explain one more chapter of term 2 from business studies. See dear students, जब भी आप मोबाइल में कोई अपना फेवरेट गेम प्ले करते हैं, उसका एक लेवल अचीव होने के बाद बड़ी शिद्दत के साथ लग जाते हैं सेकंड लेवल को अचीव करने के लिए। तो बिजनेस स्टडीज भी एक गेम है, एक चैप्टर, एक लेवल हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना कंट्रोलिंग टर्म 2 में से। आज उतनी ही शिद्दत के साथ हम सेकंड चैप्टर की ओर जाने वाले हैं। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखिए, पुरानी बुक्स में, कुछ ओल्ड बुक्स में जो एक्ट दिया है 1986 का दिया है, जबकि आपके टर्म 2 सिलेबस में जो एक्ट है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये बहुत ध्यान से करना है आपको जो एक्ट पढ़ना है वो 2019 वाला पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। ये इंटरेस्ट लोन वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। अगर हमने कुछ अमाउंट उसके लिए पे किया तो वो वर्थ होना चाहिए। तो ये सारी बातें कंज्यूमर इंटरेस्ट की बातें हैं, तो उसी को प्रोटेक्ट करना है। सी डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर जो है वो किंग पिन है मार्केट का। ये चीज हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी पढ़ी है। बिना कंज्यूमर के आज के टाइम में आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन नॉट डू एनी मार्केटिंग एक्टिविटी इन टूडेज बिजनेस एनवायरमेंट, राइट? तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे आप उसका कंज्यूमर सेटिस्फाई हो। लेकिन फिर भी कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टोटली इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करके चलते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस में। अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या हैं? अब इनको मेल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं, अनफेयर प्रैक्टिस भी बोलते हैं। लाइक सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर देंगे। भाई सोचते हैं कंज्यूमर इनोसेंट है, इसे क्या पता चलेगा। ठीक है, एडल्ट्रेशन में आ जाएंगे, मिलावट करेंगे चीजों में, सोचते हैं कि क्या पता चलेगा कंज्यूमर को, उसमें उनका प्रॉफिट होता है। इसी तरह से नाप तोल में गड़बड़ कर सकते हैं, मतलब किसी ना किसी तरह उन्हें कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करना है। सो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर का वो बिल्कुल यही है, दैट कंज्यूमर इज द किंग पिन ऑफ द मार्केट। और प्रोड्यूसर को ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो और उसको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए ही सोचना चाहिए। बट इट इज ऑब्जर्व दैट, लेकिन ऐसा देखा गया है दैट दिस ऑब्लिगेशन मीन्स responsibility is neglected यानी ignored by some businessmen and they are involved in unfair practices like supply of substandard quality, adulteration etc. इसलिए so there is need of consumer protection। इसको आप नोटिस कीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जिस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की हम बात कर रहे हैं वो है कौन? हु इज अ कंज्यूमर? क्वेश्चन ये अराइज होता है। अब आप कहेंगे तो सिंपल बात है, जो गुड्स को खरीदता है वो कंज्यूमर होता है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वन हु बायज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू। यानी कि आपने कुछ पेमेंट किया हो किसी प्रोडक्ट को, जब आपने खरीदा है, या तो आपने गुड्स खरीदे हैं या कोई सर्विस हायर की है और उसके लिए पेमेंट किया है, तो सिंपली यू आर अ कंज्यूमर। सपोज आपने एक मोबाइल परचेज किया है, ठीक है, तो उसका आपने पेमेंट किया है, तो इस केस में आप कंज्यूमर हैं। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है? एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। अब कई बार क्या होता है, हमने अपने आप वो गुड नहीं खरीदा बट हम यूज कर रहे हैं। अब इसी मोबाइल की बात करते हैं। सपोज आपके फादर ने मोबाइल परचेज किया आपके लिए, तो आप उसके यूजर हैं। एक्चुअली आपने वो खरीदा नहीं है, लेकिन आप यूजर हैं, अपने पापा की मर्जी से यूजर हैं, यानी कि विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। इसमें बायर की अप्रूवल होनी चाहिए, बायर की मर्जी होनी चाहिए। उसकी मर्जी से अगर आप गुड के यूजर हैं, इन दिस केस ऑल्सो यू आर अ कंज्यूमर। यही सेम केस सर्विसेज के लिए भी हो सकता है। अगर आपने किसी सर्विस का बेनिफिट लिया है विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, अप्रूवल जरूरी है बायर का, उसके यूजर अगर आप हैं तो इन दिस केस यू आर अ कंज्यूमर। थर्ड इज एनी वन हु यूजेज द गुड्स। अब यूजर तो यहां पे भी है, लेकिन यहां क्या है, हम बात कर रहे थे मोबाइल की, ठीक है। अगर आपका ही मोबाइल का शॉप है, आपने तो मोबाइल रीसेल करने हैं, बट आपने उसमें से एक मोबाइल अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो इस केस में आपने यूज किया है वो गुड
ठीक है, जबकि आपने लिया किस लिए था? फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे थे, अपनी जीविका चलाने के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए उसको खरीदा था आपने, लेकिन आपने वो गुड यूज कर लिया है, तो इस केस में भी आप कंज्यूमर हैं। आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। नाउ वी विल स्टडी हु विल नॉट अ कंज्यूमर। So the next question arises that who is not a consumer now? अब कंज्यूमर कौन नहीं है? कुछ पॉइंट्स तो उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। लाइक देखिए, द पर्सन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन फॉलोइंग पर्संस को कंज्यूमर कंसिडर नहीं किया जाता। पहला, वो पर्सन जिसने गुड्स खरीदे हो रीसेल के लिए, जैसे आपके स्कूल की कैंटीन वाला। अगर वो जूस का पैकेट लेके आता है तो उसका पर्पस क्या है? उसने खरीदा है जूस, लेकिन उसका पर्पस क्या है? रीसेल करने का है। वो खुद उसको यूज नहीं कर रहा है। तो जो भी पर्सन गुड्स को खरीद के लाया, रीसेल करने के लिए लाया है, तो वो कंज्यूमर नहीं है। सेकंड, एक ऐसा पर्सन जिसने गुड्स को यूज तो किया है, अब यूजर तो वो है, लेकिन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर बायर की अप्रूवल से आप यूज करते हैं तो आप कंज्यूमर हैं। अब इसमें बायर की इच्छा नहीं थी, जैसे चोरी हो जाती है। जो चोर है वो आपसे पूछ के आपके गुड्स को यूज नहीं करता। तो विदाउट अप्रूवल ऑफ बायर जब कोई कंज्यूम करे किसी चीज को, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर नहीं है। उसके बाद सेम पॉइंट आता है सर्विसेज के लिए। अगर आपने कोई सर्विस अवेल की है, लेकिन इसमें भी अप्रूवल नहीं था हायरर का, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका अप्रूवल यहां पर भी नहीं है, तो ये पर्सन भी, चाहे इसने सर्विसेज यूज की हैं, बट ये भी कंज्यूमर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब विदाउट पेइंग एनी वैल्यू। इसने कोई वैल्यू पे नहीं किया, यानी फ्री में गुड रिसीव किया है, तो ये भी इस केस में कंज्यूमर नहीं है। और ये सेम पॉइंट यहाँ पे सर्विसेज के लिए हो जाएगा कि अगर किसी पर्सन ने कोई सर्विस अवेल की है, लेकिन उसका भी उसने पेमेंट नहीं किया है, जैसे बस में बिना टिकट के यात्रा करना, ठीक है, अब उसने तो कुछ पेमेंट किया नहीं है और डेफिशिएंसी बता रहा है सर्विसेज में, तो वो नहीं बता पाएगा। ही विल नॉट कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Now the next and very important topic from this chapter is consumer rights. राइट्स क्या हैं? अधिकार। कंज्यूमर को क्या अधिकार दिए गए हैं इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग? हम सभी कंज्यूमर्स हैं, तो हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि पहला है राइट टू सेफ्टी। देखिए, हम मार्केट में तरह तरह के गुड्स खरीदते हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो अगर सही क्वालिटी के ना बने हों, अगर उसमें कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को या प्रॉपर्टी को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आप गैस का सिलेंडर देख लीजिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा गुड है, ऐसी कमोडिटी है कि अगर इसकी क्वालिटी में कहीं भी कंप्रोमाइज हुआ तो कहीं ना कहीं लाइफ का लॉस हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखिए, गीजर है, ठीक है, या आप आयरन है, कोई भी जो होम घर में आपके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर उनकी क्वालिटी सही ना हो, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाए तो भी नुकसान हो सकता है। तो क्या करे कंज्यूमर? तो कंज्यूमर को एक राइट दिया है, राइट टू सेफ्टी, कि अगर कोई गुड उसके पास ऐसा आ जाता है और उसमें लगता है उसको कि ये जेन्युइन डिफेक्ट है, या इसकी वजह से मेरी लाइफ का नुकसान हो सकता था, या प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया है, तो कंज्यूमर को अधिकार है कि वो ऐसे गुड्स के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। सेकेंड राइट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? आप कभी भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको अधिकार है आप उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी लें। हालांकि 100% जानकारी हम खुद नहीं लेते, लेकिन हमें राइट है, हम जितना चाहें उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक हम उसका प्राइस पूछ सकते हैं, उसकी क्वांटिटी पूछ सकते हैं, उसकी क्वालिटी पूछ सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब चीजें आप चेक करते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पैकेट पे, जो उसका पैकेज है, उस पर लेबलिंग का जो पार्ट है, जो सारी इंफॉर्मेटिव पार्ट आपको दिया, वो क्यों दिया है? पैकेट तो प्लेन भी हो सकता था ना, अगर कोई गुड आपको देना है किसी ने तो वो तो प्लेन पैक करके भी दे सकता था, लेकिन वो जो लेबलिंग वाला पार्ट है, वो जो इंफॉर्मेटिव पार्ट है, वो इसीलिए प्रोवाइड किया गया क्योंकि आपको अधिकार है इंफॉर्मेशन लेने का। तो सेलर को एक प्रॉपर प्लेस पे वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंज्यूमर का राइट है। तीसरा राइट आता है हमारा राइट टू चॉइस।
इसके अकॉर्डिंग हमें अधिकार है, हमें राइट है कि हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग को प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। कोई भी सेलर हमें फोर्स नहीं कर सकता कि ये पर्टिकुलर ब्रांड खरीदो आप। जो हमें रीजनेबल लगेगा, जो हमें अफोर्डेबल लगेगा, जो हमें लगेगा कि ये कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है। अब कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या है? जो हमें अपनी नजर से फेयर और जस्ट प्राइस लगता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, ये प्राइस मैं इसका पे कर पाऊंगी, मेरी ये पसंद है, तो मैं वही प्रोडक्ट खरीदूंगी। सेलर कभी भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं उसके अकॉर्डिंग ही कोई प्रोडक्ट खरीदूं। तो दिस इज राइट टू चॉइस। अब फोर्थ राइट आता है राइट टू बी हियर्ड, जिसका दूसरा नाम है राइट टू रिप्रेजेंटेशन। आप ध्यान से सोचिए, ये तीनों राइट्स बेकार हैं अगर हमारे पास ये फोर्थ वाला राइट ना हो। भाई राइट टू सेफ्टी, हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिसकी क्वालिटी बेटर नहीं थी, अब मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है ना। अगर मुझे इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिली थी, अब मैं कहीं कहना चाह रही हूँ, मैं कंप्लेंट करना चाह रही हूँ, बट मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, तो सुनवाई का अधिकार क्या है? राइट टू बी हियर्ड। कि अगर मेरी कोई कंप्लेंट है, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हुई है, अगर जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, तो वो सुनी जाएंगी और कंसिडर भी की जाएंगी। अब आप देखिए, जो कस्टमर केयर वाला नंबर होता है, हर प्रोडक्ट पे आप देखते हो टोल फ्री नंबर दिया है। किस लिए दिया है? वो इसलिए दिया है कि अगर आपको इस प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, यानी आपकी बात को सुना जाएगा, प्रॉपर कंसिडर भी किया जाएगा। इस राइट में एक बात जुड़ती है, केस स्टडी भी आता है कि ऐसा कौन सा राइट है जिसकी वजह से कंज्यूमर कंप्लेंट सेल्स बनाने पड़े। ये जो टोल फ्री नंबर है, ये हर कंपनी को देना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के साथ। तो कौन से अधिकार की वजह से देना पड़ रहा है? राइट टू बी हियर्ड की वजह से देना पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। अब आप सोचिए, राइट टू बी हियर्ड में हमने ये पढ़ लिया कि मेरी बात को सुना जाएगा। अब कोई आपकी बात सुन ले बट आपको सोल्यूशन ना दे, तो सुनने का भी क्या फायदा है? ठीक है, तो रिड्रेसल का मतलब है सोल्यूशन। यहां पे हमें आके मिलता है सोल्यूशन। ये जो हमारी कंप्लेंट थी, जो यहाँ सुनी गई थी, उसका सॉल्यूशन हमें यहाँ मिलने वाला है राइट टू सीक रिड्रेसल में। अब सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? अगर मुझे नुकसान हो गया है, मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो मुझे कंपेंसेशन अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। या मेरे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट था, प्रोडक्ट मुझे रिप्लेस करके दिया जा सकता है, मैं प्रोडक्ट को बदल सकती हूँ। या प्राइस वापस किया जाएगा, रिफंड ऑफ प्राइस, ठीक है। या फिर डिफेक्ट दूर करके दिया जाएगा, जो भी एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर सेटिस्फाई होता हो उसका वैसा ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है इस राइट के अंदर, राइट टू सीक रिड्रेसल। एंड द लास्ट सिक्स राइट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आपको ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये आपका अधिकार है। ये भी राइट है कि हमें अपने राइट्स के बारे में पता हो। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर राइट्स एज अ कंज्यूमर, ठीक है। इसलिए आपकी करिकुलम्स में ये चीज डाली गई है। अब क्या करें, आप तो एनरोल्ड हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो आप तो पढ़ लेंगे, लेकिन उनका क्या जो कहीं एनरोल्ड ही नहीं है, यानी इलिटरेट पीपल की बात कर रही हूं मैं। इलिटरेट पीपल को कैसे इन्फॉर्म किया जाए, ये जो राइट है, ये इलिटरेट पीपल को कैसे बताया जाएगा? ये बताया जाएगा मीडिया के थ्रू। गवर्नमेंट क्या करती है? मीडिया का यूज करती है। जागो ग्राहक वाले एड्स देखे होंगे आपने टीवी में, एफएम पे भी आता है, रेडियो पे भी आता है, तरह तरह के कन्विंस किया जाता है, तरह तरह से चीजें समझाई जाती हैं कि कस्टमर के ये राइट्स हैं, कंज्यूमर के ये राइट्स हैं। तो जागो ग्राहक वाला जो कैंपेन है गवर्नमेंट का, वो इसलिए है कि वो इलिटरेट पर्संस को मीडिया के थ्रू समझा सके कि उसका अधिकार क्या है, ताकि उसका शोषण ना हो सके, ताकि वो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो। सो दीज आर द 6 राइट्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। So after learning all the rights of consumer, so let us go through some responsibilities of a consumer. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर एज अ कंज्यूमर हमें कुछ राइट्स मिले हैं, अगर हमें अधिकार मिले हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां भी एज अ कंज्यूमर हमारी बनती हैं, जिनको हम कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंज्यूमर। एक अच्छे कंज्यूमर की जिम्मेदारी क्या है? नंबर 1 इज कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। अभी हमने 6 राइट्स को डिस्कस किया है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर हमें सच में लगता है कि इस प्रोडक्ट में कंप्लेंट है, या इस प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, या मेरे साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुई है, तो मुझे उन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी एज अ कंज्यूमर क्या बनती है कि मुझे अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना है। सेकेंड इज कॉशियस कंज्यूमर। कंज्यूमर को कभी भी ब्लाइंडली सेलर के वर्ड्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए। भाई सेलर तो क्या चाहेगा? वो तो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो,
अब मुझे ये मार्कर आपको सेल करना है तो मैं तो इसकी इतनी क्वालिटीज आपको बता दूंगी आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे इसे सेल करना है। मेरा पर्पस क्या है? टू सेल दिस मार्कर, ठीक है। लेकिन आप एज ए कॉशियस कंज्यूमर आप इसे चेक तो करेंगे, क्या क्वालिटी है, इसका कलर कैसा है, ये कितने दिन चलेगा, ड्यूरेबिलिटी है या नहीं है, क्या ये जो प्राइस मुझसे चार्ज किया जा रहा है ये वर्थ है या नहीं है। सो डू नॉट बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ सेलर। अपनी आंखें खोल के देखिए, कॉशियस रहिए एज अ कंज्यूमर। तो सेकंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी अ कॉशियस कंज्यूमर। थर्ड इज फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। रिड्रेसल मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या होता है? सोल्यूशन, ठीक है। अब जेन्युइन ग्रीवेंसेस क्या हैं? ग्रीवेंसेस होती है प्रॉब्लम्स। एज ए कंज्यूमर आपने कोई प्रॉब्लम फेस की, अब ये जेन्युइन क्या है, क्यों कह रहा है ये कंप्लेंट फाइल करो? इसका कहने का मतलब है कि कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हुई बट हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो हम क्या सोचते हैं, उसको छोटा सा लॉस कंसीडर करके हम इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोड़ो। जैसे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। आपने घर में गीजर लगवाया, आप उसे ऑन करने गए, अचानक से इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, आप बच गए। तो आपने और आपकी फैमिली मेंबर्स ने क्या सोचा कि चलो जान बच गई, छोड़ो इस प्रोडक्ट को। नहीं, आपकी जान बच गई, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में सच में प्रॉब्लम है, अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो आप तो बच गए, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा कंज्यूमर उसको ज्यादा दिक्कत हो, ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो एक जेन्युइन ग्रीवेंस है, जिसकी वजह से आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए उसके सोल्यूशन के लिए, चाहे आपका नुकसान थोड़ा सा हो लेकिन किसी और का नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसा ना करने से, अगर ऐसे केस में आप कंप्लेंट फाइल नहीं करते, तो वो जो चीटर है, जो चीट कर रहा है, जो सेलर है जिसने आपको चीट किया है क्वालिटी को लेकर, उसको तो और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, वो तो और ज्यादा एंकरेज होगा अनफेयर प्रैक्टिसेस करने के लिए। तो हमें वो भी तो रोकना है, ये भी तो हमारी एज अ कंज्यूमर जिम्मेदारी है कि वो सब चीजें मार्केट में ना हो। इसलिए जेन्युइन ग्रीवेंसेस के लिए हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी क्या है कि हमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना। यहाँ जो कंप्रोमाइज हम करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, आप क्या चेक करते हो? ISI मार्क। अब आपके सामने कोई लो प्राइस का प्रोडक्ट आ गया बट ISI मार्क नहीं है, ठीक है। अब कोई कंज्यूमर हो सकता है ये सोचे कि इतना पेमेंट क्यों करूं, ये कम पैसों में मिलता है, तो उसने क्वालिटी से खुद कंप्रोमाइज कर लिया। अब उसको नुकसान हो गया तो वो जाके कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उसकी खुद की थी कि वो क्वालिटी पे ध्यान दे। इस क्वालिटी को चेक करने, अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा क्वालिटी कैसी है? क्या आपने नोटिस नहीं किया कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं? जैसे मैंने अभी एक डिस्कस किया, ISI मार्क। ISI मार्क क्या है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है। इसी तरह से हॉलमार्क होता है ज्वेलरी के लिए, या BIS का साइन भी हो सकता है, ये ज्वेलरी के लिए हो गया। एग मार्क होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। वूल मार्क है वूलन के लिए, और ISO है केमिकल्स के लिए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स हम देखते हैं जो कि हमें पता है, तो हमें वो चेक करना चाहिए। प्रोडक्ट को खरीदने से पहले क्वालिटी के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स हम सभी देखते हैं टीवी में, ठीक है। बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, एग्जैग्रीगेट करके बताते हैं प्रोडक्ट को, उसमें इतनी क्वालिटी नहीं होती जितना कि बताया जाता है। जैसे साबुन आपको 7 दिन में गोरा करने का वादा करता है, लेकिन वो नहीं होता, तो इतनी एग्जैग्रीगेट करके बताया जाता है। तो आप एज ए कंज्यूमर ये तो देखेंगे प्रोडक्ट खरीदने से पहले कि क्या वो जो आपको जो प्रॉमिस कर रहा है एडवर्टीजमेंट में, क्या वो सही है या नहीं। तो आप एडवर्टीजमेंट्स के हिसाब से ना चलें, अपना दिमाग लगाएं कि ये वर्थ है या नहीं है। तो हमें एडवर्टीजमेंट से भी कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। ये कैश मेमो क्या है? आप इसको सिंपल शब्दों में बिल कह सकते हैं, रिसिप्ट कह सकते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको बिल लेना चाहिए, कैश मेमो लेना चाहिए, रिसिप्ट लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वही प्रूफ है आपके पास। अगर कोई दिक्कत हो गई, आप कंप्लेंट करने गए, तो सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाएगा? वेयर इज द बिल, राइट? कहाँ है, क्या प्रूफ है कि आप कंज्यूमर है? क्योंकि हमने पढ़ा था ना हु इज ए कंज्यूमर वाले क्वेश्चन में कि आप या तो आपने खुद गुड्स खरीदे हो तो आपके पास बिल होगा, अगर आपने अप्रूवल ऑफ द बायर से भी यूज किया होगा तो भी जो बायर हैं जिनके अप्रूवल से आप खरीद रहे हो, यूज कर रहे हो, उनके पास बिल होगा। अगर बिल ही नहीं है, दैट मीन्स
आपने विदाउट अप्रूवल ऑफ द बायर वो गुड्स यूज किए हैं, तो आप ऐसे में कंज्यूमर ही नहीं कहलाएंगे। तो अगर आपके पास कैश मेमो नहीं है, इस पे बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं बेटा, बहुत उलझाने वाली भी आती हैं। पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से मेंशन किया होगा, एक लाइन में कहीं लिखा होगा कि ही और शी डिड नॉट टेक कैश मेमो, तो लास्ट में क्वेश्चन होगा क्या वो कंप्लेंट कर सकता है। अगर उसके पास कैश मेमो नहीं है तो किसी भी कंडीशन में वो कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बहुत एक मेजर जिम्मेदारी है एज अ कंज्यूमर कि हमें कैश मेमो लेना चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंज्यूमर्स की हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। Now the next and very important question from this chapter is redressal agencies or three tier machinery। अभी तक हम चैप्टर में क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हमें कंप्लेंट करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है हमें कंप्लेंट करना चाहिए, बट कहाँ करना चाहिए ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। कहाँ जाएं हम कंप्लेंट करने, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस दिए हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हमें 3 टायर मशीनरी प्रोवाइड की है। 3 टायर मीन्स 3 लेवल्स दिए हैं गवर्नमेंट के। 1 इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेकेंड इज स्टेट कमीशन एंड थर्ड इज नेशनल कमीशन। ये 3 एजेंसीज हैं, रिड्रेसल एजेंसीज, मतलब जहां हम सोल्यूशन लेने के लिए जा सकते हैं। 3 टायर मशीनरी मीन्स 3 लेवल्स सिस्टम, 3 लेवल तक का ये सिस्टम है। एंड देयर जुरिस्डिक्शन मीन्स इनका न्याय क्या मिलेगा हमें, यहां जाने से हमें क्या न्याय मिलने वाला है। तो इनमें देखो, ये मैंने साइड में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बेटा। इन तीनों को लिखने के लिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, तो हमें बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या मेंशन करना जरूरी है। एक तो आप मेंशन करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे। चलिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन को साथ साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग तो आपको क्या ध्यान रखनी है, 1986 के एक्ट में ये नाम था डिस्ट्रिक्ट फोरम, ओल्ड बुक्स में आपको यही मिलेगा, बट हमने 2019 का एक्ट पढ़ना है तो ये नाम चेंज होके हो गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इस पे ध्यान रखेंगे, दिस इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन नाउ। ये क्या चीज है, ये एक फर्स्ट लेवल है हमारा, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 इसके अलावा अदर मेंबर्स होते हैं, यानी टोटल 3 मेंबर्स हो गए। इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन देयर इज 1 president and 2 other members who are appointed by state government। मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखा है नंबर ऑफ मेंबर्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, यहाँ एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। किसका अपॉइंटमेंट करती है, इस प्रेसिडेंट का और इन 2 मेंबर्स का। नाउ हु इज द जज, इसमें जो जज होता है, जो जजमेंट देता है, वो रिटायर्ड या वर्किंग जज होना चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होती हैं, आपको पता है, हर जिले में कोर्ट्स हैं, तो वहां पे या तो वर्किंग जज हो, यानी एट प्रेजेंट टाइम वो जज होना चाहिए, या रिटायर हो चुका हो, बट वो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो ये यहाँ पे जजमेंट देगा। अमाउंट क्या है कंप्लेंट का, आप कितने अमाउंट तक की कंप्लेंट वहां पर लेके जा सकते हैं। डायरेक्ट आप जाएंगे 1 करोड़ तक की कंप्लेंट्स लेकर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अब अगर आपको, इसके बाद एक पॉइंट आता है कि अगर गुड्स को लैब टेस्टिंग की जरूरत है तो पहले गुड्स को लैब में भेजा जाएगा टेस्ट होने के लिए। उसके बाद जो भी जुरिस्डिक्शन आता है, सपोज कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, मेरी कंप्लेंट थी, मुझे था कि प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन आया उससे मैं सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है कि नहीं, मेरी बात बिल्कुल सही है, मेरी बात की सुनवाई प्रॉपर नहीं हुई, तो अब मैं क्या करूंगी एज ए कंज्यूमर, मैं 45 डेज के अंदर अंदर, विद इन 45 डेज आई कैन गो टू नेक्स्ट लेवल। मैं यहाँ स्टेट कमीशन में अपना केस फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो पहले पॉइंट में जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये सीरियल वाइज, हम सेकंड में भी और थर्ड में भी यही डिस्कस करेंगे। अगर हमें एक समझ में आ जाता है तो दूसरा तीसरा भी आराम से समझ में आ जाता है। अब हम यहाँ चलते हैं स्टेट कमीशन में। आप इसी के अकॉर्डिंग इसके पॉइंट्स बनाइए। स्टेट कमीशन में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो यहाँ से बिल्कुल सेम है, सेम यही रहेगा, 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। इनका अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। चलो यहां तक भी सेम हो गया। नाउ हु इज द जज, यहां बस एक वर्ड चेंज हो जाएगा, ही विल बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। यहां पे जो जजमेंट है हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज प्रोवाइड करता है। अब आती है बात अमाउंट ऑफ कंप्लेंट की। यहाँ पे हमारा अमाउंट था 0 to 1 करोड़, यहाँ पे हो जाएगा 1 to 10 करोड़। यहाँ पे हम कंप्लेंट कर सकते हैं 1 से लेके 10 करोड़ तक के अमाउंट की कंपेंसेशन की। अब मुझे यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, यहाँ भी सेम पॉइंट आएगा कि इफ लैब टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड देन गुड्स विल बी सेंट टू द लैब। अब लैब में गए, वहां से जुरिस्डिक्शन आ गया, लेकिन अभी भी मुझे सहमति नहीं है। अब क्या करें, अब भी 45 डेज का टाइम है, विद इन 45 डेज, लेकिन यहाँ पे एक अमाउंट पे करना पड़ेगा 50% ऑफ द फाइन।
क्योंकि भाई मैं अगर कंप्लेंट कर रही हूँ और वो कंप्लेंट जेन्युइन नहीं आ रही, मेरे तो अगेंस्ट आया ना जुरिस्डिक्शन, तो मेरे पे फाइन लगेगा। वरना क्या होगा, कंज्यूमर्स तो रोज कंप्लेंट करते रहेंगे। अब मुझे फाइन देना पड़ रहा है, जो भी अमाउंट मेरे पे फाइन आया उसका 50% अमाउंट मुझे 45 डेज के अंदर अंदर देके मैं अपना केस नेशनल कमीशन में फॉरवर्ड कर सकती हूँ। चलते हैं नेशनल कमीशन की तरफ। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा 1 प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर्स, जिसमें से 1 वुमेन भी होनी चाहिए। वन शैल बी अ वुमेन। ठीक है, ये वही बात नंबर ऑफ मेंबर्स की। अपॉइंटमेंट यहाँ पे दोनों में क्या था, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो मेंबर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद है अमाउंट, हु इज द जज। यहाँ पे जो जज है वो कौन है। ठीक है, यहाँ पे जो जजमेंट है यहाँ पे आ जाएगा आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज अमाउंट ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट का जो अमाउंट है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। वो कितना भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे अमाउंट आ गया 10 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, इसके बाद आ गया व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। अब इसके बाद तो नेक्स्ट लेवल है ही नहीं, लेकिन मुझे तो अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, मुझे पता है मेरी कंप्लेंट जेन्युइन है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब यहाँ क्या करना है मुझे, यहाँ पे भी 45 डेज के अंदर और ये 50% अमाउंट ऑफ द फाइन देकर मुझे चले जाना है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल होगा, उसके बाद हमारे देश में कुछ नहीं है, दैट इज फाइनल। तो ये 3 टायर मशीनरी आई होप आपको समझ में होगी। मैंने बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको सभी में लिखने हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स बताने हैं तीनों में, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, जजमेंट कौन दे रहा है, कंप्लेंट का अमाउंट मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, एंड नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करने के बाद ये क्वेश्चन बड़े आराम से लिख पाएंगे। इसको नोटिस कीजिए, फिर चैप्टर का एंड करते हैं। सो बात आ गई अब चैप्टर को एंड करने की। तो छोटी छोटी चीजें जो चैप्टर में बीच में जरूरी थी और मिस हो गई, कहीं ना कहीं डिस्कस भी हुई, कहीं ना कहीं मिस भी हुई। जैसे कि कंज्यूमर को रिलीफ क्या क्या मिला, कंप्लेंट कर ली, यहाँ चले गए, वहां चले गए, क्या उसको रेमेडीज मिली। जनरल सी चीजें हैं, डिफेक्ट दूर करके दिया जाएगा कंज्यूमर को, गुड्स रिप्लेस करके दिए जा सकते हैं, उसका ने जो प्राइस पे किया है उसका रिफंड हो सकता है, या उसको कोई लॉस या इंजरी हुई है तो उसका कंपेंसेशन अमाउंट उसे मिलेगा, उसने कोई सर्विस हायर की थी तो उसकी डेफिशिएंसी को दूर करके दिया जा सकता है, या ऐसे गुड्स की सेल को मार्केट से रोका जा सकता है जो हेल्थ के लिए डेंजरस थे, हजार्डियस थे। इस तरह की कुछ रेमेडीज प्रोवाइड की गई हैं। और पॉइंट ये है कि कंप्लेंट कौन कर सकता है। वैसे तो कंज्यूमर का चैप्टर हमने पढ़ा, हम सिंपली कहेंगे कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन टेक्निकली कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट कर सकता है, या एक या उससे ज्यादा कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स। जैसे मेरी प्रॉब्लम भी सेम है, आपकी प्रॉब्लम भी सेम है, और 50 लोगों की प्रॉब्लम सेम है, तो मैं या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन 50 कंज्यूमर्स को। ऐसे भी कंप्लेंट की जा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या कोई लीगल हायर। अब किसी कंज्यूमर की अगर डेथ हो जाती है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लाइफ का लॉस हो गया, अब जिसकी लाइफ चली गई है वो तो कंप्लेंट करने नहीं जाएगा, उसका कोई लीगल हायर या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट कर सकता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें थी जो हमने डिस्कस कर ली चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिजनेस स्टडीज की तैयारी कीजिए बेटा बहुत अच्छे से, बोर्ड में सबसे बेस्ट मार्क्स लेके आने हैं बिजनेस स्टडीज में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।